हे हाय एवरीवन। आई थिंक कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि सीसेट आपके पेपर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 2-3 ईयर्स को देखोगे तो आपको काफ़ी ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जहाँ पे GS1 में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। इवन 110 115 स्कोर हुआ है। बट वहीं सीसेट में 67 68 नहीं ला पा रहे हैं लोग। तो इसके बाद भी मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं, इवन अभी भी आते हैं कि सीसेट को कैसे पढ़ें, सीसेट कैसे क्वालिफाई करें, क्या रिमेनिंग डेज सफिशिएंट है सीसेट क्लियर करने के लिए कि नहीं। दिस शोज़ कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सीसेट को अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जो सीसेट अभी तक नहीं पढ़ना स्टार्ट किए हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू, आई हम्बली एडवाइस यू कि सीसेट को पढ़ना स्टार्ट कर दो। नहीं तो आप चाहे जितना भी अच्छा कर लो GS1, 200 में से 200 स्कोर करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और देखो, टू बी फ्रैंक, जो बचे हुए दिन है आपके पास 40-45 दिन, वो मोर देन इनफ है सीसेट क्वालिफाई करने के लिए। चाहे आपने पहले सीसेट पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। जिन्होंने पढ़ा है, पढ़ते हुए आ रहे हैं, इट्स वेरी गुड, अप्रिशिएटेड। बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आज से स्टार्ट कर दे सीसेट पढ़ना। और इस वीडियो में स्पेसिफिकली क्वांट और रीजनिंग की बात करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है या फिर वो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो अगर आप उनमें हो जो ये सोच रहे हैं कि मेरा कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है और टेस्ट सीरीज़ में आपके मार्क्स अच्छे आ जा रहे हैं, इवन PYQ लगा रहे हो तो वहाँ भी आपके काफ़ी करेक्ट हो जा रहे हैं और वही बेसिस रहेगा आपके सीसेट के पेपर का, तो माइंड यू, अगर आप मैथ और रीजनिंग छोड़ के जा रहे हो तब आपके लिए बहुत टफ होगा सीसेट का पेपर क्वालिफाई करना। थोड़ा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एटलीस्ट बेसिक लेवल जो है ना, एक इजी होता है, एक मॉडरेट होता है, एक टफ होता है। तो जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग के, वो आप क्लियर कर लो। और वो आप तभी क्लियर कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। आपको देख के समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन ईजी है, इसको मैं ट्राई करता हूँ, ये क्वेश्चन टफ है, इसको मैं लीव करता हूँ। नहीं तो क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है ना, तो जो ईजी क्वेश्चन रहे या टफ क्वेश्चन रहे आप सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे और कोई भी क्वेश्चन पकड़ के सॉल्व करने बैठोगे तो उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। जैसे मैं आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे दिखाता हूँ जो बहुत ईजी है और कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके बाद हम मैथ और रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। यू कैन सी हियर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, एंड अगर उन टॉपिक्स को आप कर लेते हो तो 80-85% क्वेश्चन जो क्वांट और रीजनिंग में आते हैं वो आप सॉल्व कर लोगे, प्रोवाइडेड उन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ो, सिर्फ सुपरफिशियल नहीं कि 2-4 क्वेश्चन देख लिए और फिर सोच लिए कि ये चलो हो गया। जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगा सकते हो कोशिश करना कि इन 40 दिनों में आप प्रैक्टिस कर लो। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या सिर्फ PYQ लगा के 4-5 साल का आप सीसेट क्वालिफाई कर लोगे। तो देखो, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आएगा कि UPSC किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, क्या रेंज है और क्या डिफ़िकल्टी लेवल है। बट सिर्फ PYQ लगा के आप जाओगे, बाकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तो एग्ज़ाम हॉल में जाके हो सकता है फंस जाओ, क्योंकि PYQ में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 2023 में जो क्वेश्चन आएगा वो रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कोई नया क्वेश्चन आए, बेसिस सेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, उसमें डिविजिबिलिटी रूल आता है। PYQ पढ़ते हुए मान लीजिए आपने देख लिया कि 7 का रूल क्या है, 7 कैसे डिवाइड करता है, 7 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है। बट इसके साथ साथ आपको 2 का, 3 का, 5 का, 11 का, 12 का सबका देखना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी 7 का ही पूछे, हो सकता है 3 का पूछे और हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह से फ्रेम करे। तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा आपको डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना होगा। जैसे देखो, प्रैक्टिस करना क्यों इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें पूछा है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये जो सीक्वेंस दिया है। आपको प्रैक्टिस नहीं होगा ना तो आप अलग अलग चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाओगे। ऐसे आप 4-5 क्वेश्चन किए होते तो छठवां क्वेश्चन आप आराम से कर लेते। जैसे यहाँ पे क्या रूल लगेगा, 20 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, 10 को अगर से हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, 10 को अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा, 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा, 30 को अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आएगा, और 75 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 225 आएगा। इसका करेक्ट आंसर है 225, और इसका जो ट्रेंड है वो 0.51, 1.52 है। ये चीज़ पकड़ने के लिए आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो फिर आप बहुत टाइम इसमें लगा दोगे और ये मुश्किल से सिर्फ 1 मिनट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आपको किसी भी हालत में सही करके आने होंगे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। थोड़ा प्रैक्टिस आप किए होते तो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेते। कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, सिर्फ कॉमन सेंस लगेगा। यहाँ बोला है आपको 1840 रुपया पे करना है बिल का, और आप 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपये के डिनोमिनेशन में पे कर सकते हो। आप टोटल 50 नोट यूज़ करते हो। इसके बाद यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया है एंड देन पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार लोग इसी को ध्यान नहीं देते, इवन दो ये बोल्ड लिखा होता है तब भी। तो आपका पहला स्टेटमेंट है कि 50 रुपये के हम 25 नोट यूज़ करेंगे और जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है वो हम 20 रुपये और 10 रुपये में पे करेंगे। तो मान लो आपने 25 नोट 50 रुपये के यूज़ किए,
तो टोटल आप कितना पे करोगे 1250। टोटल आपको कितना पे करना है 1840। कितना भी आपको और पे करना है तो 590। अभी आपके पास कितना नोट बचा, 25 नोट आपने यूज़ कर लिया है तो आपके पास 25 नोट बचा। और आप कितना डिनोमिनेशन यूज़ कर सकते हो, या तो 20 का या तो 10 का। मान लीजिए हम पूरा का पूरा 20 का ही यूज़ करते हैं तो 25 इंटू 20 ये आपका हो जाएगा 500। तब भी 90 रुपया कम पड़ रहा है, मतलब 1 आपका गलत हो गया। सेम आपको 2 के लिए भी करना है, 3 के लिए भी करना है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था और एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएंगे। जैसे क्वेश्चन आप और देखो, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पूछा है 2 का पावर 40, 3 का पावर 21, 4 का पावर 18 एंड 8 का पावर 12 में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। 2 का पावर 40 लिख लीजिए यहाँ पे, 3 का पावर 21, 4 का पावर 18 और 8 का पावर 12। 4 के पावर 18 को आप 2 का पावर 18 लिख सकते हैं, या तो उसको 2 का पावर 36 लिख सकते हैं। उसी तरह आप 8 के पावर 12 को 2 का पावर 3 का पावर 12 लिख सकते हैं, या तो उसको 2 का पावर 36 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि 2 का पावर 40 तो सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, पहला आपका कट गया। अब बचा 2 का पावर 36 या तो 3 का पावर 21। देखो 2 का पावर 36 दो जगह पे है, 4 का पावर 18 पे भी है और 8 का पावर 12 पे भी है, तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम होगी। ये तो आपका गलत हो गया। एंड यहाँ पे आप एलिमिनेशन से भी जा सकते हो, इन दोनों की वैल्यू सेम है तो एक आंसर सही हो ही नहीं सकता, डेट मीन्स आपका ये सही होगा। और वैसे भी 3 का पावर 21 जो है वो स्मॉलेस्ट है 2 का पावर 36 से, तो ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, X and Y run 3 किलोमीटर रेस along a circular course of length 300 मीटर, their speed are in ratio 3:2। तो X and Y एक रेस को दौड़ रहे हैं और वो एक सर्कल में दौड़ रहे हैं। इसका जो सरकमफ्रेंस है वो 300 मीटर है और जो ये रेस है वो टोटल 3 किलोमीटर की है। स्पीड ऑफ X इज टू स्पीड ऑफ Y जो है वो 3:2 है। और यहाँ पे ये पूछा है कि अगर दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वन जो है वो सेकंड को कितने बार सरपास करेगा। तो देखो यहाँ सिंपल सा चीज़ है, इनके स्पीड का रेशियो 3:2 है, मतलब कि x जो है वो 3 बार सर्कल कंप्लीट करेगा, उस टाइम पे y सिर्फ 2 बार ही कंप्लीट कर पाएगा। डैट मीन्स x के 3 चक्कर में y उससे सिर्फ 1 बार मिलेगा, क्योंकि जब x 3 चक्कर लगाएगा तो y 2 चक्कर ही लगा पाएगा। टोटल ऐसे 3 चक्कर लगेंगे, क्योंकि इसका सरकमफ्रेंस जो है वो 300 मीटर है और 3 किलोमीटर की रेस है, मतलब 3000 मीटर की रेस है। एक बार में 300 मीटर कवर किया जा रहा है, तो टोटल कवर करने के लिए कितना राउंड लगाया जाएगा, 10 राउंड लगाया जाएगा। y जो है वो 3 चक्कर में 1 बार मिल रहा है, तो टोटल 10 चक्कर में कितने बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, क्योंकि 3 चक्कर में 1 बार, 6 चक्कर में 2 बार और 9 चक्कर में 3 बार। इसका करेक्ट आंसर है बी। ये क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस नहीं किए होते तो हो सकता है एग्जाम में आप नहीं लगा पाते। यहाँ पे बोला है कि 3 डिजिट का नेचुरल नंबर है जिसमें से हर डिजिट जो है वो ऑड है और वो नंबर जो है 5 से डिविजिबल है। तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं, ये आपका 3 डिजिट हो गया, ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल है। डैट मीन्स की जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे तो 5 ही आएगा, इसके बाद 10th प्लेस बचा और 100th प्लेस बचा। यहाँ पे बोला है कि सारे डिजिट जो है वो ऑड होने चाहिए, तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 9 आएगा। और ये भी बोला है कि डिजिट जो है रिपीट नहीं हो सकते, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस कितने बचेंगे, सिर्फ 3 बचेंगे। अगर आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं और डिजिट रिपीट नहीं होगी तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। डैट मीन्स ऐसे कितने डिजिट बन सकते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू ये तो 5 फिक्स रहेगा तो 1, सो द आंसर इज़ 12। इसका आंसर है बी। तो मैंने यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन का एग्जांपल लेके ये दिखाया है कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, बस आप प्रैक्टिस किए रहोगे, वैसे क्वेश्चंस को 1-2 बार भी देखे रहोगे, बहुत आराम से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, प्रोवाइडेड कि आप प्रैक्टिस किए रहो। देखो मैथ एक ऐसा चीज़ है ना कि आप लास्ट डे बैठ के नहीं कर सकते हो, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा ताकि जो कॉन्सेप्ट है, जो पैटर्न है वो आप एब्जॉर्ब कर पाओ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एनालिसिस पार्ट। देखो इस एनालिसिस को करने का सिर्फ ये रीज़न है कि जो अलग अलग टॉपिक्स हैं लाइक इन क्वांट्स एंड इन रीजनिंग, आपको ये पता चले कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पास टाइम अभी कम है तो किस पे ज़्यादा फोकस करें और यूपीएससी किससे कितने क्वेश्चन पूछा है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए जो आपके बचे हुए दिन हैं उसमें वैसे ही टॉपिक्स को टाइम एलोकेट करें। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो यहाँ देखिए, आप जो मैंने बोला था कि अब आपको मैथ, रीजनिंग प्लस कॉम्प्रिहेंशन तीनों करना पड़ेगा, क्योंकि 2022 में देखो मैथ, रीजनिंग प्लस डीआई से टोटल 65% क्वेश्चन आए थे, मतलब 52 क्वेश्चन आउट ऑफ 80, एंड आरसी का वेटेज 35% था, 28 क्वेश्चन। 2021 में मैथ, रीजनिंग, डीआई का वेटेज 66% था, टोटल 53 क्वेश्चन, वहीं आरसी में आपको 27 क्वेश्चन देखने को मिलते। 2020 में मैथ, रीजनिंग का वेटेज 68% था, 55 क्वेश्चन, और आरसी का वेटेज यहाँ पे 25 होगा तो 25 क्वेश्चन था। 2019 में देखो 50 क्वेश्चन, यहाँ पे
30 क्वेश्चन होगा। तो दिस प्रूफ दैट कि बिना मैथ और रीजनिंग पढ़े आपका सीसेट क्वालिफाई करना काफ़ी टफ है। नाउ लेट्स सी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। क्वांट और मैथ की बात करें तो ये टॉपिक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए थे उनकी प्रायोरिटी को हाई, मीडियम और लो पे रखा है। देखो, हाई प्रायोरिटी मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन बहुत आए हैं। हाई प्रायोरिटी का मतलब ये है कि क्वेश्चन आए भी हैं तो आपकी ईजिली सॉल्व हो जा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है ना, कुछ कॉन्सेप्ट अलग अलग क्वेश्चंस में भी लगते हैं। फॉर एग्जांपल, जो नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो आपकी डेटा सफिशिएंसी पे भी लगेगा। उसी तरह जो एवरेजेस या परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है वो डेटा इंटरप्रिटेशन पे भी लगेगा। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका यूज़ काफ़ी जगहों पे हो जाता है। सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका नंबर सिस्टम हो गया। 2022 में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 21 में 8, 20 में 13 और 19 में 10। सेकंड परसेंटेज की बात करें तो 22 में 3 क्वेश्चन है, 21 में 4 क्वेश्चन है, 20 में 2 क्वेश्चन है, 2019 में 5 क्वेश्चन है और इन दोनों की प्रायोरिटी जो है वो हाई है। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की बात करें तो 22 और 21 में एक क्वेश्चन भी नहीं आया था, 20 में 3 क्वेश्चन आया था और 2019 में 2 क्वेश्चन आया था। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस की बात करें तो 2 क्वेश्चन आया है 22 और 21 में। एक क्वेश्चन पूछा गया 2020 में और 2019 में 2 क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी की बात करें 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 21 में भी नहीं आया, 20 में एक आया और 19 में एक क्वेश्चन आया। ये प्रायोरिटी आपकी लो रहेगी। और खासकर प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ा टफ टॉपिक हो जाता है, काफ़ी लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए इसको आप लो पे रखो, बाकी चीज़ कंप्लीट करने के बाद ही पढ़ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हो सके तो इसको आप अच्छे से देख लो। एटलीस्ट जो ईजी और मीडियम क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लो। इसमें 22 में 7 आए, 21 में 3 आए, 20 में 2 आए और 19 में 2 आए। रेशियो प्रोपोर्शन में 22 में 1 क्वेश्चन, 21 में 2 क्वेश्चन, 20 में 3 क्वेश्चन और 19 में 2 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क जो है वो थोड़ा आप मीडियम पर रखो, खासकर से क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ हो जाते हैं। आप पहली बार में सॉल्व कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर सॉल्व हो नहीं पाता। 22 में 1 क्वेश्चन आया, 21 में 1 क्वेश्चन आया, 20 में 2 क्वेश्चन आया और 19 में 1 क्वेश्चन आया। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, बोट एंड स्टीम में 2 साल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 20 में 2 क्वेश्चन आया था और 19 में 1 क्वेश्चन आया था। तो अभी इसका ट्रेंड थोड़ा लो चल रहा है तो इसको आप लो प्रायोरिटी पर रख सकते हो। लेकिन जो हाई और मीडियम है ना, उनको आप श्योरिटी से कर लेना। नाउ मूविंग ऑन टू लॉजिकल रीजनिंग। देखो, लॉजिकल रीजनिंग एज़ कम्पेयर टू मैथ जो क्वांट है उससे ईजी होता है। इसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है और इसमें आपको ये पता रहे कि किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए, तो बहुत ही मिनटों में सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले डीआई की बात करें तो 2022 में 1 क्वेश्चन आया, 20 में 2 आया, 21 में 2 आया, 20 में 2 आया, 19 में 0 आया। इसकी प्रायोरिटी आप देखो मीडियम रखो, क्योंकि इसमें यह है कि हो सकता है 1-2 साल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन जब आता है तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन को साथ लेके आता है। ऐसे ही आपको 2-3 टॉपिक हो गए, जैसे डीआई हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, या तो ये आएंगे नहीं, और आएंगे तो आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाता है। एक साथ ही आपके पास 8 से 10 नंबर का लीड हो जाता है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाना। डायरेक्शन से आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। 22 में 2 क्वेश्चन पूछा गया, 21 में 1 पूछा गया, 20 में 2 पूछा गया, 19 में 2 पूछा गया। ब्लड रिलेशन में देखो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। उसी तरह सीटिंग अरेंजमेंट, इवन दो 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट 21 में 1 क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे 1 क्वेश्चन का मतलब है कि कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं। 20 में 0 और 19 में 1। प्रॉब्लम ऑन एजेस, सिंपली आप इक्वेशन सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। 22 में नहीं पूछा गया था, 21 में 1 आया, 20 में 1 आया, 19 में 1 आया। सिलॉजिज्म बहुत ईजी है और हर साल क्वेश्चन आता है इससे। 2022 में 2 पूछा गया, 21 में 3 पूछा गया, 20 में 1 पूछा गया और 19 में 1 पूछा गया। वेन डायग्राम, 22 में 1 भी नहीं आया, 21 में 1 आया, 20 में 1 आया, 19 में 2 आया। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग, 22 में 2 आया, 21 में 2 आया, 20 में 1 आया और 19 में 1 आया। देखो, कोडिंग डिकोडिंग जो है यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आप टाइम देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप सॉल्व कर लेंगे। बट सीसेट के पेपर में आपको टाइम के अगेंस्ट ही रेस करना होता है। बहुत ज़्यादा टाइम आप किसी क्वेश्चन को नहीं दे सकते हो। तो जो ऐसे क्वेश्चन है जो इजीली सॉल्व हो जा रहा है, जिनको आप प्रैक्टिस करके आ रहे हो घर से, एटलीस्ट वो क्वेश्चन आप सही करो। क्यूब एंड डाइसेस से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 22 में 1 आया, 21 में 1 आया, 20 में नहीं पूछा गया, 19 में 2 पूछा गया। सीरीज एंड सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। 22 में 2 पूछा गया, 21 में 5 क्वेश्चन आए थे, 20 में 3 आया था और 19 में 1 आया था। क्लॉक एंड कैलेंडर, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और इजी टॉपिक है। आप इसको 2-3 घंटा दोगे, इसको आप मास्टर कर लोगे। 22 में 4 क्वेश्चन आया, 21 में 3 क्वेश्चन आया, 20 में 3 आया और 19 में 2 आया। इसीलिए ये हाई प्रायोरिटी पे है। सो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ लास्ट 4 ईयर। आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक का वेटेज कितना है और किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, आप इसे समझ सकते हो। नाउ टू समराइज़ एवरीथिंग, सबसे पहले देखो आपको हर सेक्शन पे फोकस करना है, चाहे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया या फिर कॉम्प्रिहेंशन हो गया। किसी भी सेक्शन के इजी और मीडियम टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं जाना है।
द सेकंड पॉइंट इज़ कि प्रिपेयर कहाँ से करें। देखो, दो रिसोर्सेज आपके पास हैं। एक मेरे नोट्स हो गए, आप मेरे नोट्स को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। लेट मी शो यू। ये मेरे सीसेट का नोट्स है और एक दो पेज इसमें से मिसिंग है, कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, तो मैं इसको री अपलोड कर दूंगा आज शाम तक। इसको आप डाउनलोड कर लेना। इसमें जो अलग अलग टॉपिक्स हैं वो मेंशन है, उसके साथ फॉर्मूला मेंशन है, प्लस उनके साथ PYQs और कुछ एग्जांपल्स मेंशन है। क्योंकि कई बार आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के जाते हो और आपको पता नहीं होगा उस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, तो फिर कोई यूज़ नहीं होता है। इसलिए जब भी आप कोई फॉर्मूला पढ़ो, उसके साथ साथ उसका एप्लीकेशन पार्ट भी देखो कि अलग अलग क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो एक तो आप ये PDF डाउनलोड कर लेना। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि कोई भी बुक उठा के ज़ीरो से पढ़ने से अच्छा ये है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उनको आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे। उनमें से कोई अच्छा वीडियो उसको देखो, टॉपिक को समझो, पेन पेपर के साथ बैठो, फॉर्मूले लिखो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई पता है ऐसा अच्छा चैनल जो सीसेट को अच्छे से कवर कराया हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको पिन कर दूंगा। दी थर्ड पॉइंट इज़ कि सीसेट का मतलब होता है कि पेन और पेपर के साथ बैठना होता है। ऐसा नहीं कि आप बुक खोले, इसका मेथड देखें कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, फिर आपको लगे कि चलो हो गया, मुझे समझ में आ गया। आप एग्जाम में जाकर उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे जब तक आप पेन और पेपर के साथ खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो हमेशा जब भी आप कॉन्ट और रीजनिंग लगा रहे हो, मेक श्योर करना कि पेन पेपर के साथ प्रैक्टिस करो। लास्ट पॉइंट इज़ कि नाउ और नेवर। अगर आप अभी सीसेट पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तो ट्रस्ट मी बहुत लेट हो जाएगा। लास्ट के 10-5 दिनों में इतना ज़्यादा पैनिक होता है ना कि सिंपल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा टफ लगने लगती हैं। अभी आपके पास टाइम है, एटलीस्ट आप 1 से 1.5 घंटा रोज़ दो और जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करते जाओ। एक दिन एक टॉपिक कंप्लीट करो, नेक्स्ट डे उसका प्रैक्टिस करो। टोटल देखोगे तो 15 से लेकर 20 टॉपिक है। डैट मीन्स कि 15 से लेकर 20 दिन आपको टॉपिक कंप्लीट करने को लगेगा और उतना ही दिन आप रिवाइज करने एंड प्रैक्टिस करने में लोगे। सो नाउ आई थिंक कि सीसेट को लेके जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। और सीसेट पे मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बिना पढ़े या फिर एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व किया जाता है, वहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए थे। अगर आप चाहते हो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊँ तो मुझे कमेंट करना, देन आई विल मेक इट।